विधायक जी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही विचारधारा की लगभग पार्टियां हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आप विधायक भी थी और फिर समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आपको समाजवादी पार्टी की तरफ आना पड़ा? मैनपुरी चुनाव में बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव था और जिसमें आपने काफी समय दिया। मैनपुरी में जीत मिली। वो किस ढंग से देखती हैं 2024 चुनाव में जो आएगा आपकी पार्टी के लिए? आपकी पार्टी आरोप लगाती है, समाजवादी पार्टी, कि भाजपा जो है पिछड़ों दलितों की विरोधी है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि चुनाव के समय पिछड़ों दलितों का ज्यादा रुझान भाजपा के साथ हो जाता है? कहाँ कमियां रह जाती हैं? अच्छा, ये एक बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का रामचरितमानस पे जो बड़ा विवाद चल रहा था, फिलहाल पार्टी अब तो आपकी थोड़ा से हट गई है, तो वो थोड़ा सा अपना राय देंगी, क्या उचित था कि नहीं कहना चाहिए था उनको इस तरह? क्या आप लगती है 2024 की तो तैयारी धीरे धीरे बीजेपी ने तो कर दी है, आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं अभी तक? आपके एक पुराने सहयोगी थे जो खूब राजभर जी, और इस समय तो दूर हो गए हैं। अब अखिलेश पे बड़ा हमलावर है। वो बराबर हमला करते हैं कि ये जो है हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये जो अनुप्रिया पटेल हुई या और जो विपक्ष में जो भाजपा के सहयोगी रहे हैं, इनकी क्या राय रही है? जाति जनगणना के पक्ष में है ये लोग, की सरकार पे रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस पे क्या आगामी 2024 में जो है, क्या कहीं से सुषमा पटेल जी भी प्रत्याशी होंगी? क्या कुछ ऐसा है तैयारी हो रही? कुछ तो मन में होगा कि जिले में ही लड़ना है, जौनपुर की सीट लड़ना है, कुछ और है? यदि कहाँ पहली चॉइस रहेगी? नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम विभास यादव है। 2017 में मुगराबाद शाहपुर से विधायक रही। 2022 में मड़ियाहू से समाजवादी पार्टी से चुनाव महज कुछ मतों से, कम अंतर से चुनाव हारने वाली समाजवादी पार्टी की नेता, पूर्व विधायक सुषमा पटेल जी हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। विधायक जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभास जी, आपने आज समय निकाला हमारे लिए, आपके चैनल को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, बात शुरू करने से पहले आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधायक जी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही विचारधारा की लगभग पार्टियां हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आप विधायक भी थी और फिर समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आपको समाजवादी पार्टी की तरफ आना पड़ा? देखिए, आपने सही चीज कहा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, देखिए बहुजन समाज चूंकि बाबा साहेब के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, और बाबा साहेब और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने हमेशा समाज के निचले तबके के लिए संघर्ष किया और उसी विचारधारा पे चले। और जहां तक रही बात कि बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आना, तो कभी कभी राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है, और समाजवादी पार्टी के साथ उस समय 2020 में राज्यसभा का चुनाव चल रहा था। तो उस दौरान समाजवादी पार्टी ने हम सभी को याद किया, और समाजवादी पार्टी के साथ हम 6 विधायक उस समय बहुजन समाज पार्टी से आए और उसके सम्मान के लिए पूरी तरह से खड़े रहे। और रही बात कि बहुजन समाज पार्टी को क्यों छोड़ा, तो बहुजन पार्टी आप जान रहे हैं कि अपने विचारधारा से, अपनी नीतियों से भटक गई है, और वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम कर रही है। तो हम सब उस विचारधारा को लेकर नहीं चलते। हम समाज के जो निचले कमजोर दलित वर्ग है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का ऑप्शन हम लोग को बेहतर लगा कि समाजवादी हर वर्ग के समाज के लोगों को आगे लेकर बढ़ रही, आगे लेकर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ आए। विधायक जी, मुगराबाद शाहपुर में आप काफी सक्रिय रही, 5 साल जब आप रही, और फिर मड़ियाहू का फैसला आपने क्यों किया? अब तो मुगराबाद शाहपुर से भी चुनाव जीत सकती थी। क्या ये आपका फैसला खुद का था कि उसमें पार्टी भी ऐसा? जी, देखिए, सही बात आपने कहा कि विधायक तो मैं मुगराबाद शाहपुर से थी। मुगराबाद शाहपुर में विपक्ष में रहते हुए जितनी मेरी क्षमता थी, क्षमता से बढ़कर मैंने वहां के लोगों के लिए काम किया, और खासकर विशेषकर मैंने उस वर्ग के लिए जो समाज का उपेक्षित वंचित वर्ग था, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी।
उनके इच्छाओं की जो क्षमता थी उतनी मैंने पूर्तियां कराई। लेकिन कभी कभी चुनाव लड़ाना ये मेरे बस में नहीं होता, मेरे हाथ में नहीं होता, वो पार्टी का निर्णय होता है। तो पार्टी जहां से निर्देश देती है, आदेश देती है, चुनाव वहां से ही लड़ा जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2017 में भी मैं रहने वाली तो मड़ियाहों से थी, लेकिन पार्टी का निर्देश हुआ था, बहन जी ने आदेश दिया मुंगरा से लड़ना है तो चुनाव वहां से लड़े। तो ऐसी परिस्थितियों में पार्टी निर्णय लेती है। ऐसा क्या कि मड़ियाहों से आपकी पृष्ठभूमि रही है, आपका पारिवारिक इतिहास रहा है? सुषमा ये आपकी जो है सावित्री जी सास और ससुर जी भी विधायक रहे हैं, इसलिए इसको चूज किया कि आपने मातृभूमि को यहाँ से जो परिवार नहीं, कारण देखिए, हाँ ये बात है कि आपने कहा कि परिवार के लोग, बाबूजी भी यहाँ से विधायक रहे, यहाँ की जनता ने उनको विधायक बना, माता जी सावित्री पटेल जी भी 2-2 बार विधायक रही, तो यहाँ की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया था। और मैंने आपसे पहले ही बताया कि चुनाव लड़ाना ये अपने बस में नहीं होता, ये कभी कभी पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी ने समझा कि इस सीट को मैं जीत सकती हूँ, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे भेजा, और पार्टी का जो निर्देश है उसको मैं पूरे दिल से मानती हूँ। आपकी पार्टी आरोप लगाती है, समाजवादी पार्टी, कि भाजपा जो है पिछड़ों दलितों की विरोधी है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि चुनाव के समय पिछड़ों दलितों का ज्यादा रुझान भाजपा के साथ हो जाता है? कहाँ कमियां रह जाती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी हमेशा से पिछड़ों, दलितों, समाज का जो वंचित वर्ग है उसके लिए आवाज उठाती रही है, संघर्ष करती रही है। समाजवाद का नाम ही संघर्ष है, और हम इस चुनाव में भले ही चुनाव हारे, हमारी सीटें लेकिन बढ़ी है। इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी चुनाव हारी है, लेकिन संघर्ष नहीं हारी है। हम अभी भी संघर्ष करेंगे। जो जनता के मुद्दे हैं, हम चुनाव में जनता के मुद्दों के लिए आए हैं, तो जनता के जो भी मुद्दे हैं, सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। हमारे जो साथी चुनाव, आपने देखा इसी विधानसभा में अभी सत्र चल रहा था, हमारे जो साथी चुनाव जीत कर गए हैं पूरी तरह से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सदन में संघर्ष किए हैं, और हम जो साथी नहीं पहुंचे हैं वो सड़क पर संघर्ष करेंगे। सरकार, भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम में न रहे कि समाजवादी पार्टी कहीं से कमजोर है। हम चौराहे पे, सड़क पर हर तरह से संघर्ष करेंगे और बलिदान के लिए भी तैयार रहेंगे। मैनपुरी चुनाव में बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव था, और जिसमें आपने काफी समय दिया मैनपुरी में जीत मिली। वो किस ढंग से देखती हैं 2024 चुनाव में जो आएगा आपकी पार्टी के लिए? देखिए, मैनपुरी के चुनाव की मैं बात करूं तो मैनपुरी की जनता ने यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को बांटने का और घृणा द्वेष की राजनीति करती है, मैनपुरी की जनता ने यह दिखा दिया कि वो घृणा द्वेष और बांटने की राजनीति को पसंद नहीं करती। वहां की जनता ने समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था जताई और श्रीमती डिम्पल यादव जी को भारी मतों से चुनाव जीतकर संसद में भेजा है। अच्छा, ये बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का रामचरितमानस पे जो बड़ा विवाद चल रहा था, फिलहाल पार्टी अब तो आपकी थोड़ा से हट गई है, तो वो थोड़ा सा अपना राय देंगी, क्या उचित था कि नहीं कहना चाहिए था उनको, इस तरह क्या आप लगती है? देखिए, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। जहां तक मेरे व्यक्तिगत विचार है तो मैं अपना व्यक्तिगत बताना चाहूंगी कि मैं सभी धर्म में विश्वास रखती हूँ और हर धर्म के लोगों का सम्मान करती हूँ, सभी ग्रंथ का मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन अगर ये हर ग्रंथ, हर धर्म को लेकर चलेंगे, इस प्रकार की बातें होगी, तो मुझे लगता है कि हर ग्रंथ में कुछ न कुछ बातें लिखी और कही गई हैं। अगर इन सब बातों को आगे बढ़ाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। और ये सब कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, हम राजनीति में आए हैं तो जनता के मुद्दों के लिए आए हैं। तमाम मुद्दे हैं। इस समय आप देख रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। सरकार ने अभी इन्वेस्टर समिट कराया। सरकार पिछला, हम लोग जब उस समय विधायक थे तो 2018 में एक बार इन्वेस्टर समिट हुआ था, लेकिन अभी तक आप बताइए कि उस इन्वेस्टर समिट में कितने उद्योग स्थापित हुए, कहाँ का उद्योग स्थापित हुए, कितने युवाओं को रोजगार मिला? कुछ नहीं उसका। केवल सरकार जो है जनता का करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके इन्वेस्टर समिट करा रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो नए उद्योग को स्थापित करना छोड़ दीजिए, जो पुराने से पहले से स्थापित उद्योग थे वो भी तालाबंदी का शिकार हो गए हैं या तो पलायन करके भाग गए हैं प्रदेश से। 2024 की तो तैयारी धीरे धीरे बीजेपी ने तो कर दी है, आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं अभी तक? देखिए, बिल्कुल हमारी पार्टी की भी तैयारियां हैं और पूरी मजबूती के साथ आगामी 2024 लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम
इस चुनाव में लोकसभा में बड़ी संख्या में जीत दर्ज करेंगे और बड़ी संख्या में चुनाव जीतकर आएगी समाजवादी पार्टी। आपके एक पुराने सहयोगी थे जो खूब राजभर जी, और इस समय तो दूर हो गए हैं, और अखिलेश पे बड़ा हमलावर है। वो बराबर हमला करते हैं कि ये जो है हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। खैर, राजभर जी भाई है, अच्छे आदमी हैं। समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज के लिए वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, संघर्षशील है और मुखर होके बोलते हैं। अब उनका ये नहीं है कि वो आज कहाँ रहेंगे, कल कहाँ जाएंगे, ये वही बता सकते हैं। इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। अच्छा, ये जो अभी चल रहा है कि जाति की जनगणना की बात जो चल रही है, उस पर सदन में ओम प्रकाश राजभर और बाहर जो है वो काफी तक दिखे, और उन्होंने ये तक कहा कि अखिलेश यादव जो है बाहर शूद्र हैं और घर में वो है ठाकुर हैं। नहीं, ये पूरी तरह से गलत आरोप है। देखिए, समाजवादी पार्टी, मैंने कहा कि समाज का जो पिछड़ा दलित कमजोर वर्ग है उसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है और वह हर वर्ग के लोगों का सम्मान कर रही है। आपने देखा जब विधानसभा का चुनाव था तो हमारी पार्टी ने अपने एजेंडे में जातिगत जनगणना को शामिल किया था कि जातिगत जनगणना में जिसकी जितनी संख्या प्राप्त होगी उसी अनुपात में उसको भागीदारी दी जाएगी। जातिगत जनगणना पे मैं आपको बता दूं, देखिए, जातिगत जनगणना एक सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा माध्यम है और जातिगत जनगणना होना चाहिए। आप जान रहे हैं हमारे देश में हजारों जाति समूह हैं और तमाम जो है संबंधों से जुड़े हुए हैं। जातिगत जनगणना समय की मांग है। हम चाहेंगे जातिगत जनगणना में जिसकी जितनी संख्या प्राप्त हो उसी अनुपात में उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। जब आपने देखा इस देश में शोषण और उत्पीड़न जाति के आधार पर होता रहा है तो मुझे लगता है उसका इलाज भी जाति के आधार पर ही होना चाहिए। और जातिगत जनगणना की मांग के पीछे देखिए हम लोग का उद्देश्य यही है कि देश में और प्रदेश में जो जातियों की वास्तविक संख्या है उसका आकलन हो सके, ताकि उस संख्या के आधार पर सरकार की आरक्षण नीति और सरकारी योजनाओं में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सही भागीदारी मिल सके। और जातिगत जनगणना से जो समाज का सबसे निचला कमजोर तबका है यह उसमें उसका चिन्हांकन हो सकेगा और यह सच सामने भी आएगा कि किस जाति में गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण सबसे अधिक है, ताकि इस आंकड़ों के आधार पे जो सरकार की योजनाएं हैं उनका चिन्हांकन करके उनको टारगेट करके उनको इन वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा कि किसमें कुपोषण है, किस समाज में अशिक्षा बहुत अधिक है, उनको आगे बढ़ाने का काम हो जाए। इससे विधायक जी, ये तो भाजपा आरोप लगा रही है कि आप लोग या और लोग लगा रहे हैं कि आप जब अखिलेश सरकार में थे उन्होंने इसका पहल नहीं किया। अब ये अपना एजेंडा सेट करने के लिए चुनाव आ रहा है, पिछड़ों को या जाति जनगणना के नाम पे लामबंद करने के लिए इस तरह मामला उठा रहे हैं। पहले इन्होंने लागू नहीं किया। देखिए, मैं आपसे यही कहूंगी कि ये नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है और समाजवादी पार्टी नए ढंग से नई विचारधारा को लेके आगे बढ़ रही है। और समाज के, मैंने पहले भी बताया कि वह समाज का जो पिछड़ा, कमजोर, दलित वर्ग है उनको आगे लेकर के चलेंगे और उनके हक और अधिकार के लिए हम लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे। अच्छा, ये जो अनुप्रिया पटेल हुई या और जो विपक्ष में जो भाजपा के सहयोगी रहे हैं, इनकी क्या राय रही है? जाति जनगणना के पक्ष में है ये लोग की सरकार पे रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस पे क्या? देखिए, ये लोग केवल एक, मैं कह सकती हूँ कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। संजय निषाद भी है उसमें। जी, संजय निषाद जी भी है। अगर वास्तव में ये लोग पिछड़े, हाँ, सरकार में शामिल हैं, अगर वास्तव में ये पिछड़ों की हितैषी है तो सरकार देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी सरकार पे दबाव डालें कि जातिगत जनगणना हो। ये कोई किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सभी का है, सामूहिक है और होना भी चाहिए। जातिगत जनगणना मेरे हिसाब से, मैंने कहा ना कि जब इस देश में शोषण और उत्पीड़न जाति के आधार पर होता रहा है तो क्या दिक्कत है? जातिगत जनगणना करा दे भाई, जिसकी जितनी संख्या प्राप्त होगी उसी अनुपात में उसको भागीदारी दे दी जाए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये संजय निषाद हैं और अनुप्रिया जी हैं, ये भी तो पिछड़ों दलितों की बात करती हैं। देखिए, पिछड़ों दलितों की बात ये लोग केवल दिखावे के रूप में करते हैं, वास्तविकता कुछ और ही है कि मीडिया में या कहीं पे केवल पिछड़ों की ये बात करेंगे लेकिन ये पिछड़ों के हितैषी नहीं है।
आगामी 2024 में जो है क्या कहीं से सुषमा पटेल जी भी प्रत्याशी होंगी, क्या कुछ ऐसा है तैयारी हो रही? देखिए हाँ, आगामी 2024 का चुनाव है। पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी, जो उसका दिशा निर्देश रहेगा, हाँ, अगर वो चुनाव लड़ाने के मन में है तो मैं चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगी। नहीं भी लड़ाएगी, जो भी पार्टी का निर्देश रहेगा, भाई हम सब पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लगकर पार्टी को जिताएंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें बढ़ाने का काम करेंगे हम। कुछ तो मन में होगा कि जिले में ही लड़ना है, जौनपुर की सीट लड़ना है, कुछ और है? यदि कहाँ पहली चॉइस रहेगी आपकी? देखिए, अब इस पे अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अब ये पार्टी जो निर्णय लेगी, आगे का जो तय करेगी, उसी आधार पे काम किया जाएगा और हम सब पूरी ताकत के साथ लगेंगे। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम सब सीटें जीतें। यानी हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि यदि पार्टी चाहेगी तो आप जौनपुर से समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। निश्चित रूप से पार्टी का अगर आदेश होगा, पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं चुनाव लड़ूंगी। चुनाव लड़ाना तो अलग है, आप विधायक भी रही हैं, मड़ियाहू से चुनाव आप लड़ा है, जबकि मीडिया में ये खबरें थी कि सबसे श्योर सीट जो थी वो सुषमा पटेल जी की कही जा रही थी कि सुषमा पटेल जी मड़ियाहू से जरूर जीत जाएंगी, कोई जीते या नहीं जीते, जो ये चर्चा थी। फिर कहाँ चूक हो गई? देखिए, यही तो हुआ ना कि हमारी सीट बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई थी। ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी तो ये मड़ियाहू तो निश्चित रूप से जीत रही है। और मुझे मड़ियाहू की जनता से भी कोई शिकायत नहीं। मड़ियाहू की जनता ने पूरी ईमानदारी के साथ मुझे यहाँ से चुनाव जिताया था। बस मात्र मैं यही कह सकती हूँ कि शासन और प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर चुनाव हराने का यहाँ काम किया है। अंतिम में जो मुझे सीट वहां से आरओ के टेबल से मिली थी, 712 का अंतर आया था। अब रिकाउंटिंग के लिए तमाम लोगों ने कहा, कोई मतलब उसका था नहीं, रिकाउंटिंग क्या करते भाई। सरकार बीजेपी की बन गई थी, एक एक सीट उन लोगों को जीतना था, तो बेईमानी करके आपने देखा कि जौनपुर में 3 सीट उन्होंने ऐसे बेईमानी से हरवाई हैं। तो जनता से मुझे शिकायत नहीं है। जनता, मड़ियाहू की जनता के लिए, चाहे मड़ियाहू की हो चाहे मोरा की जनता हो, मैं संघर्ष करती रहूंगी। और देखिए, राजनीति में पद अस्थायी नहीं होता है, पद आता और जाता रहता है, लेकिन जनता के साथ पूरी ईमानदारी और के साथ मैं उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी रहूंगी, उनके परेशानी में खड़ी रहूंगी। धन्यवाद। आप लोकसभा में, विधानसभा में आप काफी मुखर भी रही हैं, मुद्दे भी यहाँ की उठाती रही हैं, विशेषकर महिलाओं के मुद्दे भी उठाती रहती हैं। सोशल मीडिया पे आप काफी सक्रिय भी रही हैं, अभी आप जहाँ जाती हैं वहाँ जो है सक्रिय रहती हैं। तो हमारा अंतिम यही सवाल ये रहेगा कि ये क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आप सांसद बनती हैं, चुनाव पार्टी लड़ा देती है, तो क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? देखिए, प्राथमिकता मेरी यही रहेगी जौनपुर के लिए भी। जो मेरी प्राथमिकता ये है कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता की इच्छाएं हैं, उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना और उनके लिए संघर्ष करूंगी, उनके लिए हर परेशानी में मैं खड़ी रहूंगी। जैसे जो भी समस्याएं होंगी उसका मैं निराकार करने का पूरा प्रयास करूंगी। समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता कह सकते हैं कि एक बार विधायक रह चुकी हैं सुषमा पटेल जी हमारे साथ जुड़ी थी।